बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 1 का भाग 5 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने अलैंगिक जनन की जितनी विधियां थी सबका अध्ययन कर लिया था। कायिक माने पौधों में किस तरह से अलैंगिक जनन होता है उसका भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। और इस अध्याय के प्रारंभ में ही हमने देखा था कि जनन किसे कहते हैं और जनन के दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के विषय में तो मैंने सब अध्ययन कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं लैंगिक जनन। बच्चों, लैंगिक जनन या इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं बच्चों? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के लिए बच्चों, ठीक है, इसमें पहला जो है लैंगिक जनन, वह जनन होता है जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। लैंगिक, ठीक है, अंगों की आवश्यकता होती है। और दूसरा, इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें दो विपरीत जनक होते हैं तथा लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में मैंने क्या देखा था? अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और उसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अगर हम मानव में देखें, ठीक है, तो हम यहां पर मानव और पादप जंतुओं सभी में देखेंगे किस तरह से इसमें जो है लैंगिक जनन होता है। तो यदि हम बच्चों मानव की बात करें, तो मानव में जो विपरीत जनक होते हैं, दो विपरीत जनक होते हैं बच्चों, आप जानते हैं। एक होता है आपका नर और दूसरा आपका होता है मादा। नर और मादा। बच्चों, नर को हम यहां पुरुष कह सकते हैं और मादा को हम स्त्री कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें दो विपरीत जन जो है जनक होते हैं, एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। अब लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, तो अलग अलग जो है जनकों में अलग अलग जो है लैंगिक अंग होता है। जैसे बच्चों, अगर हम नर या पुरुष की बात करें तो इसमें जो लैंगिक अंग होता है बच्चों, वह होता है विषण, या इसी को हम लोग कहते हैं टेस्टिस, इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। अगर हम मादा की बात करें बच्चों, तो मादा या स्त्री में जो आपका लैंगिक अंग होता है बच्चों, वह होता है अंडाशय, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ओवरी। ठीक है, और इस विषय से आपका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आपका नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण होता है, और नर युग्मक को बच्चों हम लोग बोलते हैं शुक्राणु, या इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्पर्म। ठीक उसी तरह से बच्चों यहां पर, ठीक है, मादा या स्त्री में आपका जो है मादा युग्मक होता है। इसमें भी यहां अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और मादा युग्मक
में जो आपका मादा युग्मक है उसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु, उसको हम बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, इंग्लिश में ओवम। ठीक बच्चों, यह जो है आपका नर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें निषेचन होता है बच्चों, इसमें निषेचन होता है। जब एक दूसरे से मिलते हैं, जब शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे से मिलते हैं, संलयित होते हैं या एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तब निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है। और निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है बच्चों। ठीक है, निषेचन की क्रिया हुई और निषेचन के जो है पश्चात, ठीक है, इसमें निर्माण हुआ युग्मनज का, युग्मनज। और इसी युग्मनज को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बच्चों जाइगोट। और यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से नया संतान बनता है, नया संतान बनता है। इस तरह से बच्चों क्रिया इसमें जो है होती है, ध्यान रखिएगा। यह जो आपका ध्यान रखिए, जो विषण है, विषण में जो है आपके 46 गुणसूत्र होते हैं और इस अंडाशय में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। अब जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों, तो यह जो इसमें है, इसमें 23 गुणसूत्र आ जाते हैं, 23 गुणसूत्र इसमें भी आ जाते हैं। तो 23 गुणसूत्र जो है आपके नर से और 23 गुणसूत्र आपके इस मादा से, इन दोनों से मिलकर आपका बनता है युग्मनज। 23 नर से और 23 मादा से यह मिलकर बनाता है 46 गुणसूत्र। ठीक बच्चों, ये जो 46 गुणसूत्र है इनको बोलते हैं टूयन, गुणसूत्रों की संख्या टूयन, यह होता है टूयन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो टूयन जो है, इसमें जब आधा होता है तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या यन और यहाँ एक यन जो है इससे मिला, एक यन इससे, और यह मिलकर बन गया 2 यन। तो इस तरह से इसमें युग्मनज का निर्माण हुआ और इसी युग्मनज या जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और इसी भ्रूण से नया संतान बनता है। तो ये जो नया संतान बना बच्चों, इसमें आधा गुण जो है पिता के होते हैं, आधा गुण माता के होते हैं। इस तरह से जो है इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है होती है। यह तो रहा बच्चों मानव में। ठीक है, पुष्पों में किस तरह से लैंगिक जनन होता है बच्चों। ठीक है, तो पुष्पों में अगर हम देखें बच्चों, पुष्पों में किस तरह से जो है आपका लैंगिक जनन होता है, तो यदि हम पादपों में देखें बच्चों, तो किस तरह से लैंगिक जनन होता है पादप में। पादप या पौधों में जो लैंगिक अंग होता है, पादप या पौधों का जो लैंगिक अंग होता है बच्चों, इनका जो लैंगिक अंग होता है वह होता है पुष्प, फ्लावर। पुष्प या फ्लावर इसका लैंगिक अंग होता है पादप या पौधों। क्यों जो है पादप या पौधों में, ठीक है, लैंगिक अंग पुष्प ही क्यों होता है। तो अगर यह प्रश्न है तो इसको देखते हैं बच्चों। हम पुष्प देखें, पुष्प की संरचना, तो पुष्प की संरचना इस तरह से होती है बच्चों। अगर हम एक पुष्प की संरचना बनाएं, एक पुष्प की संरचना अगर बनाएं बच्चों, तो इस तरह से एक पुष्प की आपकी पूरी संरचना होती है। ठीक है, इस तरह से आपकी एक पुष्प की संरचना होती है। एक पुष्प की संरचना बच्चों इस तरह से होती है। ठीक है, बीच में यहाँ जो है आपका बीच में भी इस तरह से संरचनाएं होती हैं।
इस पुष्प की संरचना में बच्चों हम लोग देखेंगे कि इसके जो है 4 चक्र होते हैं। जो पुष्प है, पुष्प के 4 चक्र होते हैं और यह जो है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज होता है बच्चों। यह जो है, यह दल पुंज कहते हैं इसको। यह दल पुंज होता है। यह, इसको हम पुंकेसर कहते हैं बच्चों, पुंकेसर कहते हैं। और ये जो भाग है, ये इसको हम स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर। बच्चों यह जो स्त्री केसर या पुंकेसर है, यही पुष्प का, ठीक है, लैंगिक अंग होता है। मुख्य लैंगिक अंग जो है स्त्री केसर और पुंकेसर ही होता है। जो आपका पुंकेसर है यही आपका नर भाग होता है और स्त्री केसर यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह जो आपका बाह्य दल पुंज या दल पुंज है, ठीक है, यह मुख्य लैंगिक अंग नहीं, ठीक है, यह लैंगिक अंग में सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि लैंगिक अंग में कुछ सहायक होते हैं। इसलिए इन दोनों को सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। मुख्य लैंगिक अंग बच्चों यही दोनों है, ठीक है। तो यह जो है पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है और स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग, ठीक है। और जो यह आपका यह पुंकेसर है बच्चों, जो ये ऊपर वाला है, यह जो है कहते हैं परागकोश। इसको कहते हैं परागकोश। और इस परागकोश में छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे कहते हैं परागकण। परागकण, यही परागकण आपका नर युग्मक होता है। यही परागकण आपका नर युग्मक होता है। तो नर युग्मक कहां पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है। और हम यदि मादा युग्मक की बात करें तो यह पूरा आपका यह मादा भाग है। इसके 3 भाग होते हैं। इसे जो है आप पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं। और यह जो भाग है अंडाशय, अंडाशय में ये जो देख रहे हैं संरचना, ठीक है, यही इसी में इस जो है आपके पाया जाता है मादा युग्मक। यहीं पर जो है आपका अंडाणु पाया जाता है। यह अंडाणु पाया जाता है और जिसे हम जो है पुष्प का मादा युग्मक कहते हैं, जिसका बच्चों विस्तार से हम अध्ययन भाग 2 में करेंगे, ठीक है। अर्थात पुष्पों में, पादपों में किस तरह से लैंगिक अंग जो है, लैंगिक जनन होता है, इसका विस्तार से अध्ययन हम जो है अध्याय 2 में करेंगे। और मानव में किस तरह से लैंगिक अंग होता है, इसका विस्तार से अध्ययन हम अध्याय 3 में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, यह जो पुष्प है, पुष्प में जो है किस तरह से जो है पुष्प देखिए लैंगिक अंग का काम करता है। तो पादप या पौधों में जो पुष्प होता है वही लैंगिक अंग होता है, क्योंकि पुष्प में ही, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो पादप या पौधों का लैंगिक अंग क्या होता है? पुष्प होता है, क्योंकि पुष्प में ही जो है आपका नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक, यह तो हमने देख लिया। अब इसके आगे की कुछ और घटनाएं हम देखते हैं। अगर इसको आप बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें नर और मादा दोनों अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, और ऐसे जीव को हम कहते हैं द्विलिंगी जीव, ठीक है। द्विलिंगी जीव, इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी जीव क्या होते हैं बच्चों? द्विलिंगी जीव ऐसे जीव होते हैं जिसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। नर अंग भी पाए जाते हैं और मादा अंग भी पाए जाते हैं। ऐसे जीव है, सोचिए ऐसे कौन से जीव है, ठीक है, जिसमें एक ही जीव में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पाए जाते हैं, ठीक है।
और ऐसे जीव को द्विलिंगी जीव कहते हैं। तो बच्चों इसका उदाहरण अगर हम देखें तो इसका उदाहरण है केचुए। जो केचुए होते हैं बच्चे, ठीक है, वह जो है आपका द्विलिंगी जीव होते हैं। ठीक है, जोग भी आपका द्विलिंगी जीव है। ठीक है, केचुआ, जोग, स्टारफिश, व्हेल मछली, ठीक है, फीता कृमि, ठीक है बच्चों। तो द्विलिंगी जीव क्या है? द्विलिंगी जीव वह जीव होते हैं जिसमें एक ही जीव में, ठीक है, नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को द्विलिंगी जीव कहते हैं। इसका उदाहरण है, उसका उदाहरण केचुआ, जोग, स्टारफिश, व्हेल और फीता कृमि। ठीक है, ऐसे जीव हैं जिसमें जो है नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें एक लिंगी जीव। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोनोसेक्सुअल जीव जो है, ठीक है, मोनो माने एक, ठीक है, एक लिंगी जीव। ऐसे जीव जिसमें नर अलग पाए जाते हैं, ठीक है, मादा अलग पाए जाते हैं। और मनुष्य क्या है बच्चों? मनुष्य एक लिंगी जीव है। मनुष्यों में, ठीक है, पुरुष नर होता है और स्त्री मादा होता है। तो अलग अलग जो है नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम एक लिंगी जीव कहते हैं। इसका उदाहरण आपका है, एग्जाम्पल इसका आपका है, ठीक है, आपका मनुष्य, ठीक है, आपका भैंस, गाय, बंदर आदि। ऐसे बहुत से जो है जीव है, ठीक है, जो एक लिंगी जीव होते हैं, जैसे मनुष्य, भैंस, गाय, बंदर आदि। ठीक है, यह एक लिंगी जीव कहे जाते। ठीक है, तो यह तो हमने जंतुओं में देख लिया बच्चों। ठीक है, यदि हम पादप में देखें, पादप में क्या होता है? ठीक है, पादप में भी बच्चों इसी तरह से होता है। अगर हम पादप की बात करें तो पादप में भी, ठीक है, एक ही पुष्प में, ठीक है, एक ही पुष्प में दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, नर भाग और मादा भाग जो है दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ऐसे पुष्पीय पादपों को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्पीय पादप। ठीक है, द्विलिंगी पुष्पीय पादप, या इसे हम कहते हैं, ठीक है, या इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ, या इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी पादप। क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान रखिएगा, उभय लिंगाश्रयी पादप। इंग्लिश में बच्चों इसको जो हम लोग बोलते हैं, यह बोलते हैं, ठीक है, मोनोसियस के नाम के आधार पर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मोनो माने एक होता है, इस आधार पर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो वह पादप, ठीक है, जिसमें अर्थात वह पुष्पीय पादप जिसमें एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, उसे हम उभय लिंगाश्रयी, ठीक है, या इंग्लिश में मोनोसियस कहते हैं। ठीक है, मोनोसियस, ध्यान रखिएगा बच्चों, मोनोसियस के आधार पर बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। मोनो माने एक होता है, तो वह समझ लेते हैं कि एक पुष्प में, ठीक है, नर भाग अलग और मादा भाग अलग। ऐसा नहीं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यह हिंदी वाला शब्द ध्यान रखिएगा, उभय लिंगाश्रयी। उभय माने जिसमें नर और मादा दोनों भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसे हम उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है मोनोसियस। ठीक है, और इसका अगर हम उदाहरण देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण जो है बच्चों इसका मक्का है। मक्का जो है आपका क्या है, यह द्विलिंगी पुष्पी पादप या उभय लिंगाश्रयी पौधा है। ठीक है, जिसमें इस मक्का में नर और मादा दोनों पाया जाता है। ठीक है, मक्का हुआ और आपका करेला हुआ, मक्का, करेला, लौकी, यह सभी जो है किसके उदाहरण है बच्चों, यह सभी जो है आपका उभय लिंगाश्रयी का उदाहरण है। उभय लिंगाश्रयी क्या है बच्चों, अर्थात ठीक है ऐसे जो है पुष्पी पादक जिसके पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, उसे हम द्विलिंगीय पुष्पीय पादप या उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस ठीक है कहते हैं। इसका उदाहरण आपने देखा मक्का, करेला, लौकी। दूसरा पादप में जो पाए जाते हैं ठीक है वह जो है आपका वही एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायोसियस। डायोसियस अर्थात ठीक है जिस तरह से हमने देखा एक लिंगी जीव, ठीक उसी तरह से एक लिंगीय पुष्पीय पादप भी होते हैं, जिसमें जो है उसके पुष्प में नर भाग अलग पाया जाता है ठीक है और मादा भाग अलग पाया जाता है। ठीक है, उसे हम एक लिंगीय पुष्पीय पादप या उसे एक लिंगाश्रयी ठीक है एकल लिंगाश्रयी, एकल लिंगाश्रयी या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डायोसियस। ठीक है, तो डायोसियस के नाम पर जो है जो इंग्लिश वाला शब्द है इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, डायोसियस समझ लेते हैं दो। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको एक लिंगाश्रयी अर्थात ऐसे जो है पुष्पी पादप होते हैं जिसके पुष्प में नर भाग अलग मादा भाग अलग पाए जाते हैं, उसको एक लिंगीय पुष्पी पादप या एकल लिंगाश्रयी या डायोसियस कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर आप उदाहरण देखें ठीक है तो जिस तरह से आपने यहां देखा मक्का, करेला, लौकी ठीक है यह किसका उदाहरण है, जिसमें जो है एक में ही दोनों पाए जाते हैं। ठीक, तो चलिए यह हमने देख लिया लैंगिक जनन और द्विलिंगी जीव, एक लिंगी जीव, पादप में उभय लिंगाश्रयी और एकल लिंगाश्रयी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। हाँ, इसका उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो इसका उदाहरण जो है खरबूज है, खरबूज ठीक है इसका उदाहरण है खरबूज, तरबूज। ठीक है, यह जो है आपका एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप का उदाहरण है। ठीक है, चलिए यह तो हमने देख लिया कि पुष्पों में और जो है आपका जंतुओं में किस तरह से एक लिंगी जीव या द्विलिंगी जीव होते हैं। जब हमने इस अध्याय को बच्चों शुरू किया था तो मैंने पहला ही शब्द एनसीईआरटी का लिया था जीवन अवधि। मैंने कहा था कि जीवन अवधि किसे कहते हैं, तो जीवन अवधि किसे कहते थे बच्चों कि जंतु के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम जीवन अवधि कहते थे। और इस जीवन अवधि में हम देखते थे कि प्रत्येक जीव जो जन्म लेता है ठीक है वह कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। पहला उसका बाल्यावस्था आता है ठीक है, बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था आता है, यौनावस्था आता है ठीक है, वृद्धावस्था आता है और उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कुछ जो है अवस्थाएं हैं ठीक है जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए उसका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। तो पहला जो आपका होता है ठीक है वह किशोरावस्था। ध्यान रखिएगा बच्चों, किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था
यह जो किशोरावस्था है बच्चों, ठीक है, यह जंतुओं में किशोरावस्था कहा जाता है और पादपों में इसको कहा जाता है, पादपों में कायिक, ठीक है, कायिक प्रवस्था, कायिक प्रवस्था या इसको वर्धी प्रवस्था भी कहा जाता है। यह किसमें होता है? यह पादपों में होता है। ध्यान रखिए यह क्या है, किशोरावस्था या कायिक प्रवस्था क्या है? जब, ठीक है, शिशु जन्म लेता है या जंतु जो भी जन्म लेता है, जो भी जीव जन्म लेता है, तो बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था के बाद आपका आता है किशोरावस्था जंतुओं में। यह किशोरावस्था जो है, अगर हम मनुष्यों में देखें, ठीक है, तो लड़की और लड़कियों में किशोरावस्था अलग अलग होता है। तो अगर हम, ठीक है, पुरुष की बात करें तो पुरुष में जो यह किशोरावस्था होता है बच्चों, पुरुष में जो किशोरावस्था होता है वह आपका 13 से 16 साल माना जाता है। और यदि हम स्त्री की बात करें तो स्त्रियों में यह 10 से 13 साल की अवस्था माना जाता है। ठीक है, इस किशोरावस्था में क्या होता है? किशोरावस्था में, ठीक है, उस पुरुष या बालक या स्त्री, उस लड़की का शारीरिक विकास होता है, शारीरिक ग्रोथ होता है। ठीक है, पुरुषों में 16 साल तक उनका शारीरिक विकास होता है, ठीक है, और स्त्रियों अर्थात लड़कियों में 10 से 13 साल तक उनका शारीरिक विकास होता है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ होता है, जिसमें विशेष रूप से उनकी लंबाई की वृद्धि होती है। ठीक है, और पौधों में देखें तो पौधों में इसी घटना को कायिक प्रवस्था या वर्धीय पादप कहते हैं। पादपों में अगर हम देखें, ठीक है, तो यही जो किशोरावस्था जो है हमने देखा जंतुओं में, वही जो है अवस्था पादपों में कायिक प्रवस्था या जो है वर्धी प्रवस्था कहते हैं। ठीक है, इस समय भी इनका क्या होता है? इनका जो है शारीरिक ग्रोथ होता है, इनकी लंबाई में वृद्धि होती है। इस अवस्था के बाद, ठीक है, जो अगला अवस्था आता है उसको कहा जाता है जनन अवस्था। क्या कहलाता है? जनन अवस्था। ठीक है, जनन अवस्था या जनन प्रवस्था। ठीक है, यह जो है जनन प्रवस्था या जनन अवस्था, ठीक है, जंतुओं और पादपों में यह कहा जाता है। अब यह जब जनन अवस्था प्रारंभ होता है तो जनन अवस्था जैसे ही प्रारंभ होता है, मानी किशोरा अवस्था जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही आपका जनन अवस्था प्रारंभ हो जाता है। और जनन अवस्था का जो प्रारंभ होता है उसको हम लोग बोलते हैं यौनारंभ। यौनारंभ, इसी को इंग्लिश में, ठीक है, प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो जनन अवस्था, ठीक है, या जनन प्रवस्था, ठीक है, क्या होता है? जब किशोरा अवस्था आपका समाप्त होता है, ठीक है, तब आपका जनन अवस्था प्रारंभ होता है। देखिए, पुरुष में किशोरावस्था 13 से 16 साल तक होता है, अर्थात जब 16 साल में यह किशोरावस्था समाप्त हो जाता है तो जो इनकी अवस्था प्रारंभ होती है वह अवस्था इनका प्रारंभ हो जाता है जनन अवस्था। स्त्रियों में देखें 13 साल के बाद जो अवस्था इनकी प्रारंभ होती है, ठीक है, वह जो है इनका जनन अवस्था प्रारंभ हो जाता है। और इसी जो जनन अवस्था है इसे ही हम यौनारंभ या प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है यौनारंभ? ठीक है, यौनारंभ में जब स्त्री या पुरुष पहुंचते हैं तब क्या होता है? जो इनका शारीरिक विकास है, फिजिकल ग्रोथ है, वह मंद हो जाता है। ठीक है, धीमा हो जाता है, क्योंकि सभी क्रियाएं उसके लैंगिक अंग के विकास में लग जाती है। लैंगिक अंग, ठीक है, उनके विकास में लग जाती हैं, अर्थात इनका जो शारीरिक ग्रोथ है वह धीमा पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है। ठीक, और यह जो यौनारंभ है बच्चों, इसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं। अगर हम पुरुष की बात करें, ठीक है, तो इसी अवस्था में, इस यौनारंभ में
ठीक है, क्या होता है, उनका दाढ़ी और मूछ, ठीक है, आ जाता है। पुरुष में दाढ़ी और मूछ आने लगता है, ठीक है, और आवाज भारी हो जाता है। स्त्रियों में भी परिवर्तन होता है। स्त्रियों में क्या होता है, इनकी आवाज सुरीली या पतली हो जाती है और स्तन ग्रंथियों का विकास होता है। और स्तन ग्रंथियों के साथ साथ, ठीक है, इनमें जो है मासिक चक्र, ठीक है, भी प्रारंभ हो जाता है। यह मासिक चक्र क्या है, इसके विषय में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो यौनारंभ, ठीक है, ध्यान रखिए, हमने जो है पढ़ा था कि नर में, ठीक है, नर पढ़ा था कि जो नर है, ठीक है, उनका जो लैंगिक अंग है क्या होता है, तो हमको पता है कि नर का जो लैंगिक अंग होता है वह होता है विसर। क्या होता है, विसर, या इन्हीं को, विसर को ही हम टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस, ठीक है। अगर हम मादा की बात करें तो मादा में क्या होता है, मादा में अंडाशय, मादा में अंडाशय, ठीक है, अंडाशय क्यों ही हम बोलते थे ओवरी। तो जो विसर है टेस्टिस है बच्चों, ठीक है, अर्थात पुरुष में 16 साल के बाद, ठीक है, इस विसर में, इस टेस्टिस में, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, शुक्राणु बनने लगता है। नर में शुक्राणु कब बनता है, जब वह यौनारंभ में पहुंचता है, तब इसमें स्पर्म, या जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, उनका निर्माण होने लगता है। शुक्राणु या स्पर्म, शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण कहां होता है बच्चों, शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण विसर में, ठीक है। इसके साथ साथ शुक्राणु या स्पर्म का तो निर्माण होता ही होता है, उसके साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स का भी निर्माण होता है। वह हार्मोन्स क्या है, शुक्राणु के साथ साथ कुछ हार्मोन्स का भी निर्माण होता है। उस हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, 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 यह हार्मोन्स है, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण के साथ साथ टेस्टोस्टेरॉन तथा एंड्रो, ठीक है, एंड्रोजन, एंड्रोजन का निर्माण होता है। यह क्या है, यह बच्चों हार्मोन्स है। क्या है, हार्मोन्स, यह हार्मोन्स है। और यही हार्मोन्स बच्चों, जब यह जो है पुरुष यौना अवस्था में पहुंचता है, ठीक है, तो यही जो आपका एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन है, ठीक है, इन्हीं के कारण उनमें दाढ़ी और मूछ आना प्रारंभ होता है। और इसी के कारण यौना अवस्था में जो बालक होते हैं, ठीक है, वह बालिकाओं की ओर आकर्षित होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन के कारण ही उनके अंदर आकर्षण आ जाता है। किसकी तरफ, लड़कियों की तरफ, ठीक है। जैसे देखिए सार, सार क्या होता है, ठीक है, गायों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन बैल, बैल देखिए, बैल जो है वह गायों की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि जब उनका नसबंदी कर दिया जाता है, ठीक है, बैलों का, तो यह जो टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन है, ठीक है, वह उसमें नहीं रहता, जिसके कारण बैलों में, ठीक है, आकर्षण समाप्त हो जाता है गायों के प्रति, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इन्हीं के कारण जो है, ठीक है, बालक जो है बालिकाओं की ओर आकर्षित होते हैं टेस्टोस्टेरॉन में। यह कब होता है बच्चों, यह यौनारंभ में होता है। अब बच्चियों में देखें, ठीक है, लड़कियों में देखें तो इनका जो आपका है लैंगिक अंग वह अंडाशय है, ओवरी है, ठीक है, और इनका जो युग्मक है, मादा युग्मक है, इसको हम बोलते हैं अंडाणु, अंडाणु, ठीक है, ओवम। ध्यान रखिएगा बच्चों, इनका अंडाणु या ओवम, ठीक है, जन्म से ही यह अंडाणु या ओवम जन्म से ही मादा या लड़कियों में बना रहता है। और बच्चों में देखिए, यह शुक्राणु या स्पर्म जन्म से नहीं होता, ठीक है, यह यौनारंभ में यह शुक्राणु या स्पर्म बनना प्रारंभ होता है। लेकिन बच्चियों में
यह जन्म से ही होता है। लेकिन जब यौनारंभ होता है तब यह जो है अंडाणु क्रियाशील होते हैं, परिपक्व होते हैं। उसके पहले यह निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, जब यौनारंभ में पहुंचते हैं बच्चियां तब जो है यह अंडाणु सक्रिय हो जाता है अर्थात परिपक्व होने लगता है। ठीक है, और इसमें भी जो है ठीक है अंडाणु के साथ साथ जो है ठीक है मादा हार्मोन्स पाए जाते हैं और इस मादा हार्मोन्स को यहाँ एंड्रोजन है और इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। मादा में एस्ट्रोजन पाया जाता है और इसी एस्ट्रोजन के कारण जो है ठीक है बच्चियों लड़कियों में भी ठीक है कुछ शारीरिक जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं। स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है, ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, इसमें भी और जो है मासिक धर्म, ठीक है मासिक धर्म माने एक चक्र होता है, एक पीरियड होता है, देखेंगे। ठीक है, वह जो है बच्चियों में प्रारंभ हो जाता है यौनारंभ। ठीक है बच्चों, तो यह आपका जो है यह जो अवस्था है किशोरावस्था और जन्म अवस्था के विषय में मैंने देखा कि किस तरह से जो है यह परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यह तो मैंने जो है ठीक है यह देखिए जन्म प्रवस्था मैंने तो देख लिया जो है, लेकिन पादपों में किस तरह से होता है यह जन्म प्रवस्था। यह जन्म प्रवस्था तो मैंने जंतुओं में मनुष्यों में देखा, ठीक है यौनारंभ, लेकिन पादपों में किस तरह से यह होता है यहां ध्यान रखिए बच्चों। किशोरावस्था यह जंतुओं या मनुष्यों में मैंने देखा, यहां हुआ किशोरावस्था और किशोरावस्था को ही पादप में हम कायिक प्रवस्था या वर्गीय प्रवस्था का। और किशोरावस्था जब समाप्त होता है ठीक है तो जो दूसरी अवस्था जो प्रारंभ होती है इसे जनन प्रवस्था या यौनारंभ कहते हैं। ठीक है, यह तो मैंने जंतुओं या मनुष्यों में देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि यह पादपों में किस तरह से होता है बच्चों। यदि हम पादप की बात करें तो पादपों में यह किस तरह से होता है। आपको पता है बच्चों पादपों में जो है जो लैंगिक अंग होता है वह पुष्प होता है। ठीक है, तो पादपों में ध्यान रखिए जब यौनारंभ में पहुंचते हैं तब उस पादप में अर्थात उस पौधों में पुष्प निकलने लगता है। जब यौनारंभ में जो है पादप या पौधे पहुंचते हैं तब क्या निकलने लगता है, पुष्प निकलने लगता है। ध्यान रखिएगा बच्चों इसमें दो होता है। ठीक है, एक होता है मोनोकाइक होता है। ठीक है, यह मोनोकाइक क्या होता है, मोनोकाइक वह होता है बच्चों ठीक है वह पौधे या वह पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प को धारण करते हैं और पुष्प के बाद फल आता है, फल के बाद वह पौधा मृत हो जाता है। ठीक है, ऐसे जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनको हम मोनोकार्पिक कहते हैं। मोनोकार्पिक कहते हैं बच्चों। ठीक है, मोनोकार्पिक। तो मोनोकार्पिक ठीक है समझ में आया बच्चों, मोनोकार्पिक पौधा जिसमें जो है अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प आता है। ठीक है, उसे हम मोनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है, और इस मोनोकार्पिक में ठीक है आपका द्विवर्षीय पौधा भी आता है, बहुवर्षीय पौधा भी आ जाता है। ठीक है, इसमें जो है इसका उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो इसका उदाहरण जो है आपका गेहूं है। इसका उदाहरण अगर आप देखना चाहें ठीक है तो इसका उदाहरण आपका गेहूं। ठीक है, गेहूं, चावल, ठीक है मटर, सरसों, यह बहुवर्षीय पौधा है बच्चों। यह गेहूं, चावल, मटर, सरसों यह क्या है, बहुवर्षीय पौधा है। ठीक है, और मोनोकार्पिक का यह भी उदाहरण है जो द्विवर्षीय पौधा है। ठीक है, उसका भी जो है उदाहरण मोनोकार्पिक है। द्विवर्षीय पौधा में जैसे आप देख लें गाजर, मूली, ठीक है ये सब क्या है, ठीक है ये सभी गोभी यह सभी जो है मोनोकार्पिक का उदाहरण है। और यह जो है द्विवर्षीय पौधा होता है और यह जो है आपका बहुवर्षीय पौधा होता है। गेहूं, चावल, मटर, सरसों यह बहुवर्षीय पौधा है बच्चों। और यह गाजर, मूली, गोभी यह द्विवर्षीय पौधा है।
यह दोनों उदाहरण किसके हैं? मोनोकार्पिक के हैं। क्योंकि ऐसे पौधे जो है कि जो इनके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प आता है और उसके बाद उसमें फल आता है, फल के बाद जो है यह पौधा मृत हो जाता है। ठीक है, तो यह उदाहरण है मोनोकार्पिक का। मोनोकार्पिक के बाद ठीक है एक और जो इसका उदाहरण है, ठीक है, मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पाली, मोनोपाली, पालीकार्पिक, पालीकार्पिक। यह पालीकार्पिक पौधा क्या है बच्चों? यह पालीकार्पिक पौधा जो है किसी विशिष्ट मौसम में ही पुष्प आते हैं, उसे हम पालीकार्पिक ठीक है पादप या पौधा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम अवस्था की बात कर रहे हैं बच्चों, जनन प्रवस्था। ठीक है, हमने पहले देखा कि किशोरावस्था, किशोरावस्था जो है जंतुओं में किस तरह से होता है, किशोरावस्था को देख लिया। और पादपों में जो किशोरावस्था जंतुओं में होता है, पादपों में उसे हम बोलते हैं कायिक प्रवस्था या वर्दी प्रवस्था। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि जब काई जो है जो किशोरावस्था समाप्त होता है तो जो नई अवस्था चालू होती है जंतुओं में, उसको हमने बोला जनन प्रवस्था या जनन अवस्था। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यौनारंभ, प्यूबर्टी। ठीक है, यह जंतुओं में देखा। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम पादपों में देख रहे हैं जनन अवस्था, जनन प्रवस्था। क्योंकि जो है पादप में जो यौनारंभ होता है, प्रारंभ होता है, वह उनके पुष्प से होता है। जैसे ही यौनारंभ पुष्पों में प्रारंभ हुआ, माने पादपों में प्रारंभ हुआ, जो पुष्पीय पादप है, आवृत्ति बीजी जो पादप है, यौनारंभ प्रारंभ हुआ तो उसमें पुष्प आने लगते। ठीक है, तो यह जो है दो प्रकार का होता है, एक मोनोकार्पिक होता है, दूसरा पालीकार्पिक होता है। जो मोनोकार्पिक होता है उसमें क्या होता है, वह उसके पूरे जीवन काल में, उस पौधे के पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक। ठीक है, उसका उदाहरण मैंने देखा गेहूं, चावल, मटर, सरसों, गाजर, मूली, गोभी। ठीक है, और कुछ ऐसे पौधे हैं, ठीक है, जो ठीक है जिसको हम पालीकार्पिक कहते हैं। यह जो है विशिष्ट मौसम में ही, अर्थात एक विशेष मौसम में ही, ठीक है, इसमें पुष्प आते हैं। ठीक है, ऐसे पादपों को माने आवृत्ति बीजी पादपों को हम पालीकार्पिक कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए आप, अगर हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है आपका आम। ठीक है, आम, नीम, अमरूद, ठीक है, जामुन, आम। देखिए बच्चों, आम एक विशेष मौसम में ही उसमें जो है पुष्प आते हैं, फल आते हैं। ठीक है, वही हाल आपका नीम में भी है, एक विशेष मौसम में आता है। ठीक है, एक विशेष महीने में आता है। ठीक है, अमरूद में भी वही हाल है, जामुन में भी वही हाल है। ठीक है, अर्थात ये सब में जो पुष्प आता है, ठीक है, एक विशेष मौसम में आता है। जब एक विशेष मौसम में, ठीक है, उस पादप या उस पौधे में पुष्प आता है तो उसे हम पालीकार्पिक कहते हैं। और जिसका उदाहरण आपने देख लिया, आम, नीम, अमरूद, जामुन। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो अवस्थाएं हैं बच्चों, यह अवस्थाएं हमने देखा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है इसको आप जो है 60 स्किल ले लें, उसके आगे हम अध्ययन करते हैं। तो सभी बच्चे इसका जो है 60 स्किल ले लें, जिससे हम आगे अध्ययन करें। हमने देख लिया इनकी अवस्था के आधार पर। अब हम देखते हैं प्रजनन के आधार पर भी कुछ इसमें जो है भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम प्रजनन देखें, इनका प्रजनन, ठीक है, तो प्रजनन अगर हम देखें तो प्रजनन इसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है मौसमी प्रजनन, और दूसरा जो आपका प्रजनन होता है वह सतत प्रजनन। मौसमी प्रजनन क्या है बच्चों? अर्थात ऐसे जंतु जो एक विशेष मौसम में ही प्रजनन होता है,
विशेष मौसम में ही क्या करते हैं, वह प्रजनन करते हैं। ठीक है, उसे हम मौसमी प्रजनन कहते हैं। प्रजनन समझ रहे हैं बच्चों, प्रजनन माने जनन। ठीक है, लैंगिक सेक्सुअल। तो जो आपका जो है मौसमी प्रजनन है, कुछ ऐसे जंतु हैं, ठीक है, जो एक विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम इनका देखें, ठीक है, तो इनका उदाहरण जैसे कुत्ता। जो कुत्ता होता है बच्चों, ठीक है, वह पतझड़, जो पतझड़ का मौसम होता है उसमें ही यह क्या करता है, प्रजनन करता है। ठीक है, भेड़, भेड़ देखें बच्चों, तो भेड़ जो है एक विशेष मौसम में प्रजनन करता है, जिसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। बसंत ऋतु, बसंत में ही जो है प्रजनन करता है। तो मौसमी प्रजनन किसे कहते हैं बच्चों? मौसमी प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें एक विशेष मौसम में प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, उसे हम मौसमी प्रजनन कहते हैं। जैसे आपने उदाहरण देखा कुत्ता। कुत्ता जो है, जो प्रजनन करता है वह पतझड़ के मौसम में, ठीक है, जब पत्तियां जो है झड़ने लगती हैं, ठीक है, जिसे हम पतझड़ कहते हैं, उस मौसम में जो है कुत्ता जो है प्रजनन करते हैं। भेड़, भेड़ बच्चों बसंत में, अर्थात जब नए नए जो है पुष्प जो है खिलने लगते हैं, ठीक है, चारों तरफ जो है फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। ठीक है, भेड़ जो है उसमें जो है प्रजनन या जनन करता है। ठीक है, तो उसको हम बोल दिए मौसमी प्रजनन। दूसरा देखते हैं सतत प्रजनन। सतत प्रजनन, नाम से ही स्पष्ट, सतत, कंटिन्यूअस, अर्थात जो सभी मौसम में, ठीक है, कभी भी, ठीक है, जनन करने की क्षमता रखते हैं, प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, उसे हम सतत प्रजनन कहते हैं। ठीक है, सतत प्रजनन में जो कोई भी जो है मौसम हो, कोई भी महीना हो, ठीक है, अर्थात हमेशा, ठीक है, कभी भी, ठीक है, प्रजनन या जनन करने की क्षमता रखते हैं, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसे हम सतत प्रजनन। और इस सतत प्रजनन में मनुष्य भी आपका आता है। ठीक है, मनुष्य भी जो है आपका सतत प्रजनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आपका जो भी है भैंस, गाय, ठीक है, यह भी जो है क्या है, यह सतत प्रजनन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, गाय भैंस जो भी है, आप सभी जो है सतत प्रजनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह आपका जो है, ठीक है, प्रजनन हुआ। चलिए आगे हम जो है देखते हैं। मैंने बताया कि यौनारंभ जब प्रारंभ होता है, ठीक है, तब मासिक धर्म, बच्चियों में मासिक धर्म, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऋतुस्राव या पीरियड आना, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, यह जो है कुछ जंतुओं में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, इनकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं, इनका अध्ययन हम करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए दो होता है, ठीक है, एक आपका माधव चक्र होता है, माधव चक्र, और दूसरा हम पढ़ेंगे, ठीक है, आतव चक्र भी इसको कहते हैं, इसको मासिक धर्म भी कहते हैं। ठीक है, ऋतुस्राव भी कहते हैं, ऋतुस्राव, ठीक है, या ऋतुस्राव को, इसी को मासिक धर्म भी कहते हैं। ठीक है, ऋतुस्राव, मासिक धर्म, ठीक है, पीरियड का आना, आतव चक्र, आतव, ठीक है, चक्र, आतव चक्र, पीरियड का आना, पीरियड या जिसको हम इंग्लिश में एमसी बोलते हैं, आदि नामों से भी जाना जाता है।
चलिए देखते हैं यह माधव चक्र। बच्चों यह जंतुओं में होता है, माधव चक्र जो है जंतुओं में, ठीक है, जो भी आपका जो है भैंस गाय ये सब है, ठीक है, इसमें जो आपका मादा भाग है जो गाय है, ठीक है, भैंस में नहीं, ठीक है बच्चों। तो माधव चक्र जो इस तरह की जंतुएं हैं जैसे गाय है भैंस है, ठीक है, इसमें जो है यह माधव चक्र आता है, अर्थात एक साइकिल चलता है, एक चक्र होता है, एक साइकिल होता है, ठीक है। तो इन जंतुओं में जो होता है जो चक्र उसको हम माधव चक्र कहते हैं, ठीक है। तो यह माधव चक्र जो है इनका जो काल होता है, जो पीरियड होता है, यह 21 दिन का होता है, ठीक है। गाय भैंस आदि में जो यह चक्र होता है, जो पीरियड होता है, ठीक है, यह 21 दिन का होता है, ठीक है। और इसमें रक्त का स्राव नहीं होता, रक्त नहीं बहता, इसमें रक्त का स्राव नहीं होता, रक्त नहीं बहता है माधव चक्र, ठीक है। क्यों रक्त नहीं बहता आगे हम देखेंगे, अभी थोड़ा सा पहले हम इसको देख लें। ऋतुस्राव या मासिक धर्म या आतव चक्र क्या है, पीरियड क्या है, यमसी क्या है, जो बच्चियों में आता है, जब बच्चियां यौनारंभ में पहुंचती हैं, प्यूबर्टी में पहुंचती हैं, ठीक है, तब जो है आपने कहा, मैंने कहा था कि इसमें कुछ जो है परिवर्तन होने लगता है इनके में, जब यौनारंभ में पहुंचती हैं, किशोरावस्था जब समाप्त होता है और यौनारंभ प्रारंभ होता है, तो इसमें कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है। स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, ठीक है, इनकी आवाज इनकी थोड़ी पतली हो जाती है, ठीक है, और मासिक धर्म या ऋतुस्राव पीरियड यमसी आने लगता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है बच्चों, तो अगर हम देखें यहां पर इस तरह से संरचना अगर हम देखें, देखिए ये जो है आपका मादा का जनन अंग है, मादा का लैंगिक अंग है, ठीक है। इसका हम विस्तार से अध्ययन अध्याय 3 में करेंगे बच्चों, ठीक है। यह जो है मादा का अंडाशय होता है, मादा का अंडाशय होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम ओवरी कहते हैं, और इसी में अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है, इसी में ओवम का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। और यह जो है इनका गर्भाशय है बच्चों, यह इनका गर्भाशय है, इसको हम गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय, ठीक है, या इसी को इंग्लिश में हम यूटेरस भी कहते हैं, इंग्लिश में यूटेरस कहते हैं। और यह जो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की संरचना है, एक जोड़ी पाई जाती है बच्चों, जिसको हम अंडवाहिनी या इंग्लिश में बच्चों इसको हम फाइलोपियन ट्यूब कहते हैं, फाइलोपियन, ठीक है बच्चों। चलिए मैंने आपको बताया था कि जब यौनारंभ प्रारंभ होता है, तब जो ये बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, ठीक है, यहां ध्यान रखिए, मैंने कहा कि अंडाशय में, ठीक है, अंडाणु का निर्माण जन्म से ही होता है, लेकिन यह निष्क्रिय रहता है, लेकिन जब यौना अवस्था प्रारंभ होता है तो यह सक्रिय हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि जो आपका यह पीरियड है, ठीक है, यह पीरियड जो आपका है मासिक धर्म है या आतव चक्र है, यहां आपने देखा 21 दिन का होता है, लेकिन यहां जो है इनका 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है बच्चों,
28 दिन का एक सर्किल होता है, एक जो है इनका पीरियड होता है, एक चक्र होता है। और इस 28 दिन को, ठीक है, हम 7-7 दिन में विभाजित करते हैं, ठीक है, 7-7 में। तो यह पहला सप्ताह हुआ, यह दूसरा सप्ताह, यह तीसरा सप्ताह और यह हुआ आपका चौथा सप्ताह। अर्थात यह 28 दिन का पीरियड है। सबके साथ 7 दूनी 14, 7 21, 7 14 28। 28 दिन का जो पीरियड है बच्चों, इसको हम 7-7 करके माने एक हफ्ता में इसको विभाजित करते हैं। तो जो पहला हफ्ता होता है बच्चों, पहला हफ्ता होता है, उसमें जब यौना जो है आरंभ, जो यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है, तब जो है यह जो अंडाणु है जो अभी तक निष्क्रिय है, परिपक्व नहीं है, एक हफ्ते में क्या होता है, पहले हफ्ते में, ठीक है, यह जो अंडाणु है वह परिपक्व हो जाता है, ठीक है। और यह यहां से निकलकर आ जाता है, ठीक है, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के इस स्थान पर। यह स्थान कौन सा स्थान कहा जाता है? तो यह इम्पुलरी अस्थमस, इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन। यह बच्चों क्या है, हम जब अध्याय 3 जो है पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे कि जो अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब है उसमें जो है एक भाग होता है इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन, और यहीं पर, ठीक है, मादा और नर युग्मक मिलते हैं, संलयित होते हैं, फ्यूज होते हैं, अर्थात निषेचन की क्रिया यहीं पर प्रारंभ होती है। यह जो अंडाशय से अंडाणु है, जो परिपक्व अवस्था है, यह यहां से चलकर यहीं तक ही पहुंचता है, इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन तक, इसके आगे यह नहीं जाता, ठीक है बच्चों, यहां पर पहुंचता है, ठीक है। तो पहले हफ्ते की यह क्रिया है, उसके बाद दूसरा हफ्ता और तीसरे, यह जो है इंतजार करता है 2 हफ्तों तक, ठीक है, बीच के जो 2 हफ्ते होते हैं, ठीक है, इन 2 हफ्तों में यह जो अंडाणु है वह इंतजार करता है कितना, किसका, स्पर्म। या स्पर्म अगर यहां से आया, ठीक है, जो स्त्रीय जनन पथ है, स्त्री जनन पथ है, यहां से स्पर्म जो है, इस तरह से स्पर्म जो है तैरते हुए यहां पर आता है। यदि स्पर्म यहां पर आ गया, तो जब स्पर्म यहां पर आ जाता है तो संलयित हो जाता है, एक दूसरे से फ्यूज कर लेते हैं और निषेचन की क्रिया हो जाती है, और इसी से युग्मनज या जाइगोट बन जाता है, ठीक है। और यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से नया संतान का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। यह प्रक्रिया तो तब होती है जब जो है यहां पे जो है, ठीक है, शुक्राणु या स्पर्म आ जाता है। यदि शुक्राणु और स्पर्म यहां पर नहीं आता बच्चों, तब क्या होता है, यह ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस एक हफ्ते में तो यह बड़ा अंडाणु परिपक्व हुआ, ठीक है, और इस 2 हफ्ते में यह शुक्राणु का इंतजार करता है। यदि इस 2 हफ्तों में शुक्राणु यहां नहीं पहुंचा, तब क्या होता है कि जो अगला हफ्ता होता है, लास्ट वाला हफ्ता, ठीक है, लास्ट वाले हफ्ते में क्या होता है, इस अंडाणु का विघटन होने लगता है, पतन होने लगता है, क्षय होने लगता है इस अंडाणु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि इस लास्ट वाले सप्ताह में यदि जो है स्पर्म आ भी गया, ठीक है, तो पीरियड रुकने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। पीरियड माने युग्मनज, निषेचन या फ्यूज होने की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर स्पर्म आ गया अंतिम सप्ताह में, यदि स्पर्म यहां पर आ भी जाता है, ठीक है, तो पीरियड अर्थात गर्भ धारण करने की, ठीक है, बहुत कम संभावना रह जाती है, क्योंकि इस जो अंतिम अवस्था में क्या होता है, इनका विघटन होना शुरू हो जाता है, क्षय होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम हफ्ता में अर्थात 28वें जो है 27-28वें दिन में क्या होता है, यह जो बिना निषेचित के जो अंड निषेचित अंडा है, अंड निषेचित अर्थात बिना निषेचन के जो यह अंडा है, इनका क्षरण होने लगता है, नष्ट होने लगता है, नष्ट होकर यह यहां पर आ जाता है। और ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है, जब यह जो है आपका जो है यहां पर अंडाणु परिपक्व होने लगता है, तो यह क्या करता है, यह जो इसकी गर्भाशय की दीवार है, ठीक है, यह अपने को जो है क्या करने लगता है, अपने को यह जो है
गर्भाशय धारण करने के लिए, ठीक है, अपने को तैयार करने लगता है। यह गर्भाशय जो है, ठीक है, जब पहले अवस्था में जो है अंडाणु परिपक्व हो जाता है तो यह गर्भाशय अपने को तैयार करने लगता है, किसके लिए? गर्भाशय धारण करने के लिए। तो जो यह गर्भाशय का, ठीक है, यह दीवार है, ठीक है, जो सबसे अंतिम वाला स्तर है। 3 स्तर होते हैं, आपको पता है 3 स्तर होता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर, ठीक है। तो जो एंडोमेटेरियम है, ठीक है, यही है सबसे जो है अंदर वाला स्तर, अंतः स्तर। इसी अंतः स्तर पर जो आपका जो भ्रूण है, ब्लास्टोसिस्ट है, इसी पर आके जो है चिपक जाता है, जिसको हम अंतरोपण कहते हैं। इसका अध्ययन हम करेंगे अध्याय 3। तो यह क्या होता है बच्चों? तो यह जो इसकी दीवारें हैं, जो अंतः स्तर की दीवारें हैं, यह अपने को जो है मोटा, यहां से जो है यह जो है अपने को क्या होता है, मोटा बना लेती है यह परत। क्यों? क्योंकि गर्भाशय को धारण करने के लिए यह अपने को मोटा और मजबूत बना लेती है। यह जो है जो परत है वो और मोटी हो जाती है, अर्थात यहाँ जो है इस तरह से इनका निर्माण होने लगता है। और जब अंतिम अवस्था में जो है इस पर नहीं पहुंचता तो यह जो अंडाणु है, ठीक है, जो बिना निषेचन के यह अंडाणु यह भी नष्ट हो जाता है, और जो ये गर्भाशय की दीवार है जो अपने को, ठीक है, मोटी बना रही थी, यह भी नष्ट होने लगता है, यह भी नष्ट होने लगता है। और ये सभी, ठीक है, नष्ट होकर सभी ब्लड के माध्यम से, ठीक है, ब्लड के माध्यम से वेजाइना के जो है मार्ग से वह रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव होने लगता है बच्चों, और इसी को हम लोग कहते हैं मासिक धर्म। इसी को हम लोग कहते हैं मासिक धर्म या पीरियड आना या ऋतुस्राव, ठीक है। और यह सर्किल चलता रहता है इस तरह से, ठीक है, महीने में 28 दिन का इसी क्रम से यह सर्किल चलने लगता है। जैसे यह जो आपका जो अंडवाहिनी है वह 2 होता है, और आपका अंडाशय भी 2 होता है। तो जैसे जो है इस जनवरी के महीने में इधर से जो है अंडाशय निकला, तो फरवरी वाले महीने से इधर से निकलेगा। इस तरह से एक एक महीने का, ठीक है, क्रम से यह चक्र चलता रहता है, ठीक है। और यही जो है आपका मासिक धर्म जो है इस तरह से रक्तस्राव के रूप में निकलने लगता है जब बच्चियां यौवनारंभ में पहुंचती हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे माधव चक्र पर क्या होता है। जो जंतु होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, उसमें क्या होता है, इसमें 21 दिन का जो है आपका होता है, लेकिन इसमें रक्तस्राव नहीं होता, क्योंकि उन जंतुओं में यह जो दीवारें हैं वह दीवारें क्या हो जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती है, उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसलिए जो है इनसे जो 21 दिन का जब इनका पीरियड समाप्त होता है, जब 21 दिन समाप्त होता है, चक्र समाप्त होता है, तो इनसे कोई भी रक्तस्राव नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, माधव चक्र में कोई भी रक्तस्राव नहीं होता। 21 दिन का इनका भी होता है, 21 दिन का होता है, और इनका 28 दिन का होता है, ठीक है। तो इसमें जो रक्तस्राव होता है, ठीक है, ब्लड के जो है ब्लड होता है आपका, होता है म्यूकस होता है, इसमें कुछ म्यूकस भी होते हैं। अंड जो अंडा है जो निषेचित नहीं हुआ, अंड निषेचित जो है वो भी भाग होता है, गर्भाशय की भी भाग होता है, कुछ म्यूकस भी होता है। इन सभी के साथ जो है यह रक्त जो है रक्तस्राव बाहर निकलता है। इस तरह से बच्चियों में जो है यह मासिक धर्म या ऋतुस्राव या आत्मचक्र होता है, ठीक है बच्चों। और माधव चक्र में मैंने देख लिया 21 दिन या रक्तस्राव, ठीक है, ध्यान रखिएगा 21 दिन या रक्तस्राव जो होता है, ठीक है, इनका, ठीक है, ये हिट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं, जब इनमें जो है माधव चक्र चालू होता है, ठीक है। गाय और भैंस में आप लोग जानते हैं कि अरे जो है गाय गर्म हो गई है, हिट हो गई है, ठीक है। तो हिट के बाद यदि मान लीजिए जो है निषेचन हो जाता है इसका जो है, ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद हिट के बाद जो हिट हो जाती हैं ये, उसके कुछ समय जो है बाद, ठीक है, कुछ दिन तक जो है यह जो है क्या होता है, यह माधव चक्र माने ये जो निषेचन है वह इनका नहीं होता। हिट माने जो है ये हिट के कारण जो है ये बोलने लगती हैं, हिट के कारण तब हमें पता चलता है, ठीक है। गाय और भैंस आपने जो है देखा होगा, ठीक है, कि जब जो है उनका समय आता है माधव चक्र, ठीक है, निषेचन का जब समय आता है तो जो वो अधिक हिट हो जाती हैं, ठीक है, जब वो हिट हो जाने लगती हैं तो बोलने लगती हैं, जिससे हमें समझ में आता है, ठीक है, कि ये गर्भधारण का इनका समय है, गर्भधारण करना चाहती हैं ये, ठीक है। तो अगर यदि ये हिट हो गई और गर्भधारण एक बार हो गया
ठीक है। तो ये जो है कुछ दिनों तक वह जो है निषेचन जो है नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ जो है आपका ऐसा नहीं है। ठीक है, यह जो है अपना निषेचन, सतत निषेचन इनका चलता रहता है। इस तरह से मैंने जो है लैंगिक जन्म के विषय में यहाँ तक अध्ययन किया। ठीक है, और बच्चों अब मैं थक गया हूँ पूरी तरह से, और आगे जो इसका अध्ययन हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो लैंगिक जनन की घटनाएं जो है होती हैं आगे, कि निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं जो है किस तरह से होता है, आगे जो है हम इसका अध्ययन करेंगे। यदि बच्चों मेरा यह लेक्चर आपको समझ में आया तो बच्चों इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बच्चों